नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बीएसटीसी 2024 और पीटीटी 2024 का एग्जाम जितने भी देने वाले हैं तो उनके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर भी करना है और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं। तो देखिएगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी बताइएगा, स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है, कमेंट करना है कि स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के मूल निवासी थे। ऑप्शन ए भीनमाल जालोर, ऑप्शन बी शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी पीलवा जोधपुर, ऑप्शन डी बस्सी चित्तौड़गढ़। तो बताइएगा पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बाल मुकुंद बिस्सा जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, पीलवा जोधपुर। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है 30 में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई। बताइएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी। जमनालाल बजाज, दामोदर दास और प्रताप सिंह बारठ, या फिर माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन ए जमनालाल दास बजाज ने लौटाई थी, दामोदर दास ने लौटाई थी, प्रताप सिंह बारठ ने लौटाई थी, या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने लौटाई थी। बताइएगा दूसरे प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा भाई, जमनालाल बजाज। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा किसको प्रदान की गई, तो जमनालाल बजाज, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, वापस लौटा दी थी, ठीक है। ये उपाधि इन्होंने क्या किया था, जो राय बहादुर की उपाधि है इन्होंने वापस लौटा दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न कि राजस्थान की मरु कोकिला की उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। बताइएगा, राजस्थान की मरु कोकिला की उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका आपसे पूछा गया है कि गौरी देवी है, मांगी बाई है, अल्लाह जिला बाई आ जाती है, या फिर सीमा मिश्रा। तीसरे प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे कि राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध गायिका कौन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, अल्लाह जिला बाई। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न देखिएगा कि जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। पता चल गया होगा, 29 नियम दिए थे जाम्बोजी के द्वारा, प्रतिपादित थे, ठीक है। जाम्बोजी द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो 29। ध्यान दीजिएगा, कितने नियम, 29 याद रखना है आपको। तो जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। क्या जमुना सागर, झांब ए सागर, जंप सागर, या फिर कोई नहीं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित कितने नियम आ जाते हैं, तो 29 नियम यहाँ से आ जाते हैं। तो जो होगा यहाँ का चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, जंप सागर, ठीक है। जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियम का संग्रह क्या कहलाएगा, जंप सागर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, पांचवा प्रश्न देखिएगा कि संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ। बताइएगा संत दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ। प्रश्न इंपोर्टेंट है कि खालसा, आसपुर, अहमदाबाद, या फिर नारायणा, जयपुर। बताइएगा संत दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो संत दादू दयाल का जन्म जो हुआ था, जल्दी कमेंट कीजिए पांचवें प्रश्न का आंसर। तो संत दादू दयाल का जन्म जो हुआ था अहमदाबाद के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, अहमदाबाद के अंदर। कब हुआ था संत दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई जन्म, 1544 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था, और 1605 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 1605 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1544 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सील की डोंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइएगा प्रश्न, छठे प्रश्न का आंसर क्या देंगे कि सील की डोंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी सवाई माधो सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी सवाई मान सिंह के द्वारा। छठे प्रश्न का आंसर जल्दी कमेंट कीजिएगा कि सील की डोंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, छठे प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहेंगे। छठे प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सवाई माधो सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है भाई, चाकसू, जयपुर के अंदर आ जाता है। अगला देखेंगे सातवां प्रश्न कि चार हाथों वाले लोक देवता है।
बताइएगा। चार हाथों वाले लोक देवता आपसे पूछा गया है कि चार हाथों वाले लोक देवता है या देवनारायण जी है, वीरकला जी है, तेजाजी है या फिर हड़बू जी यहाँ से आ जाते हैं। चार हाथों वाले लोक देवता आपको बताना है। सातवें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? तो चार हाथ वाले लोक देवता आ जाते हैं वीरवर कल्ला जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो वीर कल्ला जी के उपनाम कौन कौन से आ जाते हैं? ध्यान दीजिएगा। कहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार इनको माना जाता है। योगी उपनाम इनका आ जाता है। ठीक है, और चार हाथों वाले लोक देवता इनके उपनाम यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बताया था भाई? कहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार, योगी, ठीक है, और चार हाथों वाले लोक देवता। ठीक है, तो इनके ये उपनाम आ जाएंगे। अगला देखेंगे, आठवां प्रश्न देखेंगे भाई। आठवां प्रश्न देखिएगा कि ददरेवा और गोगामेटी के बाद गोगाजी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल गोगाजी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि गोगाजी की ओल्डी कहाँ पूजी जाती है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। लेकिन देखिएगा आठवां प्रश्न कि ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगाजी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल आपसे पूछा गया है। तो गोगाजी की ओल्डी कहाँ स्थित है? बताएगा साचोर, ऑप्शन बी सुसुरा, ऑप्शन डी देचुगांव, ऑप्शन डी कोलुमड। बताइएगा आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आठवें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ से सही रहेगा, सांचौर। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है। नवा प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कथाओं का चित्रण कहलाता है। बताइएगा, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कथाओं का चित्रण क्या कहलाता है? या पिछवाई कहलाता है? फड़, पिछवाई आपकी नाथद्वारा से संबंधित है। ठीक है, फड़ या पड़ कहलाएगा, कथा कहलाएगा या फिर लगवाई कहलाएगा? बताइएगा। पिछवाई कला आपकी नाथद्वारा की आ जाती है और एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कथाओं का चित्रण क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाता है, फड़ या फिर पड़। ठीक है, फड़ या पड़ इसका आंसर सही रहेगा 9वें प्रश्न का। अगला देखेंगे 10वां प्रश्न कि ऊंट के श्रृंगार की वस्तु की खरीदारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रश्न इंपोर्टेंट आ जाता है भैया कि ऊंट के श्रृंगार की वस्तुओं की खरीदारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी बालोतरा बाड़मेर, ऑप्शन सी लवाण, ऑप्शन डी खाजूवाला। तो यहाँ से उत्तर आपको बताना है 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऊंट के श्रृंगार की वस्तुओं की खरीदारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध आ जाता है? तो ऊंट के श्रृंगार की वस्तु की खरीदारी के लिए जो स्थान होगा ऑप्शन ए यहाँ से सही आ जाएगा, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर यहाँ से, पुष्कर से जो है ऊंट के श्रृंगार की वस्तु की खरीदारी की जाती है। अगला देखेंगे 11वां प्रश्न कि उस्तकला बीकानेर क्या जाएगी? उस्तकला या मोनती जो कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम होता है के लिए प्रसिद्ध है। या जोधपुर है, बीकानेर है, मथानिया है या फिर बाड़मेर आ जाता है? उत्तर मैंने बता दिया इसका। उस्तकला या मोनती जो कि ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम होता है, तो ये स्थान प्रसिद्ध आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर यहाँ से आ जाता है। तो उस्तकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? जवाब दीजिएगा 12वें प्रश्न का। रवाज, अपंग, भपंग या फिर सतारा? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? कमेंट कीजिए 12वें प्रश्न का आंसर। तो 12वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, भपंग। ठीक है, कौन सा आ जाता है भाई? भपंग। अगला देखेंगे 13वां प्रश्न। देखिएगा 13वां प्रश्न, गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र के अंदर है? बताइएगा, गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र के अंदर आ जाता है? हाड़ौती, मेवाड़, डूनाड़ या फिर मारवाड़? बताइएगा, यहाँ पर सिर्फ मारवाड़ है। ठीक है, क्या है भाई? मारवाड़। बताइएगा कि गुड़ला गीत का प्रचलन किस क्षेत्र के अंदर आ जाता है? 13वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो 13वें प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 13वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, मारवाड़। ठीक है भैया, मारवाड़ यहाँ से आ जाता है 13वें प्रश्न का आंसर। अब देखेंगे अगला 14वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे वाद्य यंत्र आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? क्या मशक, अलगोजा, नड़ या फिर रावण हत्था? बताइएगा, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र का अर्थ क्या आ जाता है? फूक कर, जो फूक देख के बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो होंगे वो सुशिर वाद्य कहलाते हैं। फूक देख के अपन बजाते हैं ना। अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, मशक आपका वाद्य सुशिर वाद्य यंत्र है, नड़ आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन रावण हत्था कैसा वाद्य यंत्र हो जाएगा? रावण हत्था जो है आपका तत्ववाद्य आ जाता है। कैसा आ जाता है भाई? रावण हत्था तत्ववाद्य आ जाता है। और रावण हत्था यह बड़े नारियल की कटोरी पर
बकरे की जो खाल होती है उसे मंड कर ये बनाया जाता है रावण हत्था। अगला देखेंगे, यहाँ पर हत्या नहीं है भाई, यहाँ पर हत्था है, ठीक है। क्या जाएगा भाई, यहाँ पर हत्था आ जाएगा, ठीक है, रावण हत्था। ओके, तो मिस्टेक हुई टाइपिंग में, यहाँ पर हत्या नहीं है, ये रावण हत्था है, ठीक है। रावण हत्था जो है बड़े नारियल की जो आधी कटोरी होती है उस पर बकरी की खाल मंड कर ये बनाया जाता है और ये आपका तत्ववादी हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा वादी यंत्र सुशिरवादी यंत्र नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाता है रावण हत्था। अगला देखेंगे 14वें प्रश्न के बाद में 15वां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि चार बेत लोक नाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। 15 प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए कि चार बेत लोक नाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चंग, ऑप्शन बी ढफ, ऑप्शन सी नौबत या ऑप्शन डी नगाड़ा। बताइएगा चार बेत आपका जो चार बेत लोक नाट्य है ये आपके टोंक जिले के आ जाएगा। चार बेत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, टोंक जिले का। तो ढफ, चंग, नौबत या नगाड़ा। 15 प्रश्न का आंसर क्या होगा, 15 प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी ढप, ठीक है। कौन सा होगा वाद्य यंत्र, ढप वाद्य यंत्र आ जाता है। तो चार बेत लोक नाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढप का, ठीक है। अगला देखेंगे 16वां प्रश्न कि इलोजी की सवारी निकाली जाती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, क्या ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर के अंदर। तो इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, 16वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 16वें प्रश्न का आंसर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा विद्यार्थियों, जालौर, ठीक है। अगला देखेंगे 17वां प्रश्न देखिएगा कि चित्तौड़ की ओवरी तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं, बताइएगा। चित्तौड़ की ओवरी तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक आ जाते हैं, क्या महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा प्रताप। 17वां प्रश्न आपको बताना है, 17वां प्रश्न इंपोर्टेंट आ जाता है कि चित्तौड़ की ओवरी तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है, तो इसके जो संस्थापक आ जाते हैं कौन आ जाते हैं भाई, महाराणा जगत सिंह, ठीक है। कौन आ जाते हैं, महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखेंगे 18वां प्रश्न कि राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है। देखिए राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी एडी डिक्सन ने कहा था, ठीक है। तो संबंध किस चित्रकला शैली से आ जाता है, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर या फिर जोधपुर। बताइएगा राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी किसने कहा था, भाई बनी ठनी एडी डिक्सन ने कहा है। तो ये संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आ जाएगा, किशनगढ़ चित्रकला शैली से आ जाता है। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता आ जाती है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है। 19वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है, बीकानेर शैली, नागौर शैली, अलवर शैली या फिर जैसलमेर शैली। तो 19वें प्रश्न का आंसर जल्दी बताइएगा कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता आ जाती है। तो 19वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, नागौर शैली, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की गोष्ठी, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। ध्यान दीजिएगा चांदनी रात की गोष्ठी जो है किसके द्वारा चित्रित है, अमरचंद द्वारा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र ये आ जाता है, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर किशनगढ़। बताइएगा 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 20वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाता है, किशनगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी या फिर चैत्र कृष्ण तृतीया को। तो 21वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, चैत्र कृष्ण तृतीया, ठीक है, चैत्र कृष्ण तृतीया यहाँ से आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि गणगौर का त्योहार जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। कौन से, चैत्र शुक्ल तृतीया यहाँ से आ जाएगा। अगला देखेंगे 22वां प्रश्न देखिएगा कि कजली तीज कब मनाई जाती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कजली तीज जो मनाई जाती है बूंदी के अंदर मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कजली तीज कहाँ की जाती है, बूंदी की, और ये मनाई कब जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या फिर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बताइएगा 22वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 22वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है कजली तीज मनाई जाती है, ठीक है।
कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज बनाई जाती है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। अगला देखेंगे 23वां प्रश्न कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है? बताइएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है? रणथंभौर के अंदर, कोटमांगलो, तिजारा या फिर मंडफिया के अंदर। बताइएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है? 23वां प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है रणथंभौर के अंदर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न कि छोटी तीज कब मनाई जाती है? बताइएगा छोटी तीज कब मनाई जाती है? प्रश्न इंपोर्टेंट है ये भी, क्या आश्विन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को या फिर श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है? छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, फिर आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। 24वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो छोटी तीज मनाई जाती है दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है भाई? श्रावण शुक्ल तृतीया को जो है छोटी तीज मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 25वां प्रश्न कि महिलाओं द्वारा घोघरू आभूषण पहना जाता है। बताइएगा आभूषण से संबंधित आपसे एक या दो प्रश्न पूछे जाएंगे कि महिलाओं द्वारा घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आभूषण आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के अंदर। तो महिलाओं द्वारा घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, कलाई पर, नाक में या फिर पैर में। बताइएगा महिलाओं द्वारा घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, कलाई के अंदर। कहाँ पहना जाता है भाई? कलाई में पहनी जाती है। अगला देखेंगे 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है? पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़े। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है, या कंठी नहीं है, चंद्रहार नहीं है, तिमणिया नहीं है या फिर मेमंद नहीं है। बताइएगा 26वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि निम्न में से कौन सा स्त्रियों के गले का आभूषण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, मेमंद। ठीक है, मेमंद कहाँ पहना जाता है? सिर के ऊपर पहना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन 27वां प्रश्न देखेंगे कि सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? उत्तर बताइएगा। 27वें प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है। प्रश्न ये भी इंपोर्टेंट आ जाता है, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? क्या भील से है, मीणा से है, सहरिया से है या फिर सासी से आ जाता है? तो सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, सहरिया। ठीक है, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से आ जाता है? सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न देखेंगे 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? बताइएगा स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है? देलवाड़ा मंदिर, जगदीश मंदिर, रणकपुर मंदिर या फिर महामंदिर। 1444 खंबे आ जाते हैं जिसको स्तंभों का वन कहा जाता है। बताओ किस मंदिर को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, रणकपुर मंदिर। ठीक है, पाली के अंदर आ जाते हैं भाई। अगला देखेंगे 29वां प्रश्न कि 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। 29वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा था? क्या छगनराज चौपासने वाला, अमरचंद भाटिया, स्वामी केशवानंद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं तो किसे कहते हैं भाई? अमरचंद भाटिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, अमरचंद भाटिया। अगला प्रश्न देखेंगे 30वां प्रश्न कि पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? पूछा गया है यहाँ पर 30वां प्रश्न कि पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर आ जाती है? कंदरहाट झुंझुनू के अंदर, तारागढ़ अजमेर के अंदर, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर या फिर सरवाड़ अजमेर के अंदर। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो पीर फखरुद्दीन की दरगाह जो है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर विभिन्न में दरगाह लेकर आया हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपसे पूछा जाए तो अजमेर के अंदर, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछी जाए तो सरवाड़ अजमेर के अंदर, मीर साहब की दरगाह पूछी जाए तो तारागढ़ अजमेर के अंदर, सुल्तानी तारिकीन संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पूछी जाए तो नागौर के अंदर, और यदि बड़े पीर की दरगाह आपसे पूछी जाए तो नागौर के अंदर, और शक्कर पीर बाबा की दरगाह आपसे पूछी जाए तो नरहर झुंझुनू के अंदर आ जाती है। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।